नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। ABPSSP अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, इसकी 4 कड़ियों में आपने देखा कि एक ऐसे संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी जब देश में पहले से ही सैकड़ों पूर्व सैनिकों के संगठन मौजूद थे। और इसके साथ ही आपने यह भी देखा कि संगठन की जो कार्यप्रणाली है, इसके साथ आपने ये भी देखा कि जो संगठन है वो किस विचारधारा पर चला और उसने क्या उद्देश्य लेकर के अपनी यात्रा शुरू की। उसकी पहली जो समिति बनी, उसके कर्ता धर्ता कौन कौन लोग थे, और आज हम यह जानेंगे कि जो संगठन है इसके पदाधिकारी गण कौन कौन से होंगे और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी संगठन बनता है तो एक उसका जो सर्वाधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है, और ऐसी ही व्यवस्था इस संगठन में भी है कि इनके जो सर्वाधिकारी होंगे वो अध्यक्ष ही होंगे। ये जो अध्यक्ष होंगे ये एक तो जो क्षेत्रीय समितियां होंगी उनके अध्यक्षों का चयन करेंगे और संगठन मंत्रियों का चयन करेंगे। संगठन मंत्रियों का चयन करते समय एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत इसमें महसूस की गई कि संगठन मंत्रियों का चयन करते समय अपने जो समविचारी संगठन हैं उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी और उनकी सलाह मशवरा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बाकी पूर्व सैनिकों के जो संगठन हैं उनकी अपेक्षा इस संगठन की जो कार्य प्रणाली है, कार्य पद्धति है, बहुत भिन्न है। क्योंकि यह संगठन फौजियों के साथ साथ देश और समाज के बारे में भी सोचता है। और दूसरा, ये संगठन जो इसके अध्यक्ष होंगे उनकी जिम्मेदारी ये भी होगी, जो प्रबंधकारिणी है और प्रतिनिधि सभा है, इनकी नियमित बैठकों के कराने के लिए निर्देश देंगे और इनके मार्गदर्शन में ही ये बैठकें हुआ करेंगी। संगठन के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा और किसी भी दशा में यह 2 बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी एक बार अध्यक्ष का चुनाव हो गया और वो अध्यक्ष 3 साल के लिए नियुक्त हो गए और उसके बाद एक बार और 3 साल का अधिकतम उनके पास कार्यकाल रहेगा और अगली बार फिर चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। ऐसा जो विचार किया गया था, जो नियमावली बनी थी, जिसको बाय लॉज कह सकते हैं, उसमें संस्था के जो उपाध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष की मदद करेंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर हो जाएंगे, कार्यकारी होंगे, उनका काम देखेंगे और अध्यक्ष के कामों में सलाह भी देंगे। इसी कारणवश अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जब तक चुनाव न हो जाए तब तक अध्यक्ष का काम देखेंगे, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव उनके रिक्त होने के 6 महीने के अंदर होना भी आवश्यक है। संस्था के जो महासचिव होंगे वो अध्यक्ष के निर्देश पर जो प्रतिनिधि सभाएं हैं उनकी बैठकें करेंगे, प्रबंधकारिणी की बैठकें करवाएंगे और जितने भी अभिलेख होते हैं, जितना भी उनके पास दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी देखरेख महामंत्री के जिम्मे होगी।
संस्था की ओर से अगर कहीं पत्राचार किया जाता है, चाहे वो किसी सदस्य की तरफ से किया गया हो, किसी निम्न इकाई की तरफ से किया गया हो, या सरकार की ओर से किया गया हो, उसका पूरा पत्राचार का जवाब महामंत्री देंगे अध्यक्ष महोदय की जानकारी में। अगर आपके पास कोई संपत्ति है, उसको क्रय विक्रय करने का अधिकार महामंत्री को होगा, बशर्ते वो जो क्रय विक्रय हो रहा है वो प्रबंधकारिणी से पास करा लिया गया हो। जो महासचिव के बाद में सचिव होंगे, इनको मंत्री भी कह सकते हैं, महामंत्री या महासचिव की अनुपस्थिति में मंत्री महासचिव का पूरा कार्यभार देखेंगे, और अगर किसी कारणवश महामंत्री का पद रिक्त हो जाता है तो जब तक उसकी पूर्ति न हो जाए तब तक मंत्री महामंत्री का काम देखते रहेंगे। यह सब अध्यक्ष के निर्देशन में होगा, यानी इसमें जो कुछ होगा वो महामंत्री चाहे निर्णय लें चाहे मंत्री निर्णय लें, ये सब लोग निर्णय लेंगे अध्यक्ष की अनुमति से। और अगला जो मुख्य पोर्टफोलियो है वो संगठन मंत्री का है। संगठन मंत्री की इस संगठन में बहुत बड़ी भूमिका है। जिन क्षेत्रों में संगठन का काम नहीं है वहाँ पर संगठन की इकाइयाँ खड़ी करना, और इकाई जब खड़ी हो जाती है वो सही रूप से चलने लगती है तो फिर वहाँ पर उस इकाई पर नज़र रखना, यह भी संगठन मंत्री का काम होता है। संगठन का जो गठन हुआ समितियों का, उनका विस्तार है, इसको संगठन मंत्री अपने संज्ञान में लेते रहेंगे, और समय समय पर अब जहाँ पे संगठन नया शुरू हुआ है उसकी प्रगति रिपोर्ट भी संगठन मंत्री देखेंगे। और जो संगठन की इकाइयाँ हैं उनका मार्गदर्शन करने का काम भी संगठन मंत्री का होगा। संगठन मंत्री की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बनती है, क्योंकि संगठन मंत्री एक ऐसा पद होता है जो घूमने वाला होता है, और वो प्रवास पे रहता है। तो प्रवास पे रहता है तो वो एक तरीके से सीधे तौर पर इकाइयों के जो अध्यक्ष होते हैं या उनके महासचिव होते हैं या उनके जितने भी पोर्टफोलियोज हैं या सदस्य भी हों, उनसे सीधे तौर पे संगठन मंत्री जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर कहीं ऐसी दिक्कत आ जाती है संगठन में जहाँ पर कोई आपसी मनमुटाव जैसी स्थिति होती हो, तो संगठन मंत्री उसको सुचारू रूप से हल करने का काम भी करेंगे। और चूँकि संगठन मंत्री हैं तो संगठन मंत्री के लिए प्रवासी कार्यकर्ता होना बहुत ज़रूरी है। प्रवासी कार्यकर्ता वो होता है जो घर से निकल करके संगठन के लिए काम करे। कहा तो ये गया है जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं वो महीने में 12 दिन का प्रवास करें, और जो अंशकालिक कार्यकर्ता हैं वो महीने में 5 दिन का प्रवास अवश्य करें। और जब प्रवास करेंगे तो फिर आने जाने का भी खर्च होता है। तो खर्च होने के लिए बड़ी एक अच्छी लाइन हमारे संविधान बनाने वालों ने लिखी, संगठन के संविधान बनाने वालों ने कहा कि समय समाज का, पेंशन परिवार का। यानी जब कार्यकर्ता, कोई भी प्रवासी कार्यकर्ता बाहर निकले तो उसको फिर अपने घर से पैसे न लगाने पड़े, ऐसी व्यवस्था संगठन को करनी होगी। क्योंकि समय तो दे सकता है लेकिन पैसे के मामले में अगर उस पेंशन भी वही खर्च करने लगेगा तो फिर उसके घर में भी मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए समय समाज का, पेंशन परिवार की, यह मानने वाला कार्यकर्ता ही संगठन मंत्री बनने के काबिल होता है। ये नहीं कि आपने संगठन मंत्री तो किसी को बना दिया और उसको जो है महीने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाने की फुर्सत नहीं है, या जाना नहीं चाहता है, जाने के काबिल नहीं है, तो ऐसे आदमी को संगठन मंत्री बनाइए। संगठन मंत्री का एक अलग बोझ मत बनाइए।
क्योंकि जो काम नहीं कर सकता उसको संगठन मंत्री बनाना ही नहीं है। संगठन मंत्री घर से निकलने वाला चाहिए, काम करने वाला चाहिए। अगला जो कोषाध्यक्ष है उसके लिए कहा गया कि ये आदमी ईमानदार हो, रख रखाव कर सकता हो पैसों का, बैंक के कामों को जानने वाला हो, और जो बैंक से संबंधित या जो कोष से संबंधित जितनी भी रसीदें हैं, जितना भी आय व्यय का खर्चा है, वो सब हिसाब किताब कर सकने वाला व्यक्ति ही कोषाध्यक्ष बनना चाहिए। जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हो तो कोषाध्यक्ष अपने साल भर का यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करे और वो सभी सदस्यों के सामने रखा जाना चाहिए। अगर ऐसा काम कर सकता है तो वो फिर आदमी कोषाध्यक्ष के बनने के बिल्कुल काबिल है। अब जो इस संगठन बना तो संगठन की जो संगठनात्मक इकाइयाँ क्या होंगी, क्योंकि उस समय जो संगठन बना था वो उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी, तो ये सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश में अभी काम रहेगा, लेकिन आगे इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये उत्तर प्रदेश से संगठन निकल करके बाहर कैसे पहुंचा, दूसरे प्रांतों में कैसे पहुंचा। तो कहा गया कि ये हमको काम शुरू करना पड़ेगा गांव स्तर से। जिस गांव पंचायत में 5 या 5 से अधिक पूर्व सैनिक हों, वहाँ पर आप एक संगठन की इकाई बना सकते हैं। उसको न्याय पंचायत प्रकोष्ठ नाम दिया जाएगा और इसी प्रकार से ये व्यवस्था आपके नगर पंचायत में भी लागू होगी, आपके तहसील स्तर पर लागू होगी और आपके जिले स्तर पर लागू होगी। प्रांत बने और प्रांत के बाद में प्रदेश, प्रदेश के बाद में राष्ट्रीय स्तर का तो पहले मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से जो कार्रवाइयाँ बताई गई हैं, इनके सबके कार्यकाल 3 वर्ष के होंगे। बिल्कुल शुद्ध रूप से कहा गया है कि 3 साल के बाद में वो हस्तांतरण होगा, दूसरी इकाई गठित होगी और इकाई गठित होने के बाद एक इकाई अगर काम कर रही थी तो वो इकाई फिर 2 बार से अधिक यानी 6 साल से अधिक कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा हमारे उसमें संविधान में लिखा गया है। तो ये जो गांव पंचायत, न्याय पंचायत, उसके बाद में आपका ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, जिला लेवल, इन स्तरों पर आपकी इकाइयां, अगर शहर है तो वहाँ पर वार्ड लेवल, वहाँ पर भी आप अपनी इकाइयां गठित करेंगे। और ये इस प्रकार की जब इकाइयां गठित करेंगे तो आपका संगठन एक सुचारू रूप से काम करने लगेगा। उम्मीद है कि इस अंक से वे लोग जो संगठन में काम करने वाले हैं या भविष्य में करेंगे, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आज का यह अंक इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करते हैं। तब तक आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अंक अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, और आप चाहते हैं कि शेयर भी किया जा सकता है तो शेयर भी कर लें। धन्यवाद।